आज हम जो है विकिरण एवं द्रव्य की प्रकृति चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश विद्युत प्रभाव अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बारे में, जो इलेक्ट्रॉन एमिशन या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में मैंने बताया था। तो उसमें बताया था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, उसमें हमने बताया था कि जैसे ही किसी धातु की सतह पर हम क्या करते हैं कि एक विकिरण डालते हैं उपयुक्त आवृत्ति का, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये सेम वही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एक उसी प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें होता क्या है कि जब हम किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इस परिघटना को हमने किस नाम से जानते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जो इस प्रक्रिया में होता क्या है कि जब धातु की सतह पर हमने विकिरण आपतित किया तब उस कंडीशन में क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम जो है फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, है ना। अब इस प्रक्रिया में एक्चुअल में हो क्या रहा है कि देखिए, हमने क्या किया, धातु की सतह पर विकिरण डाला, इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग गए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग गए। अगर हम इन्हें किसी एक विशेष प्रकार की क्या करते हैं, धनोद से जोड़ दे या एनोड से जोड़ दे, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आकर्षित होगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि प्रकाश जो ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है, जो प्रकाशीय ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रायोगिक प्रदर्शन के रूप में देखने के लिए हम क्या करते हैं, लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट स्टडी करते हैं। लेनार्ड ने अपने प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव का अच्छे से व्याख्या किया था। इस प्रयोग में उन्होंने बताया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है एक इस प्रकार की घटना है जिसमें क्या होता है कि हम जैसे ही विकिरण आपतित करते हैं किसी धातु की प्लेट पर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और विद्युत का चालन होने लगता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट जो है, लेनार्ड का प्रयोग का अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, लेनार्ड के प्रयोग में सबसे पहले ये पी जो है एक क्वार्टज की नली है जिसके अंदर हमने क्या कर दिया है, प्रकाश सुग्राही प्लेट सी फिट कर दिए हैं जिसको हम कैथोड बोल सकते हैं, है ना। अब दूसरा जो प्लेट है दूसरे साइड लगा हुआ है वो जो है एनोड है जिसको संग्राहक प्लेट कहा जाता है ना। अब इस नली के ऊपरी हिस्से में एक विंडो लगा हुआ है डब्ल्यू, जिसके द्वारा विकिरण क्या होता है, इस धातु की सतह पर क्या होता है, आपतित होता है। अब क्या करते हैं, इसका जो कनेक्शन है वो दिक् परिवर्तक के और विभव विभाजक RH से कर देते हैं। इन दोनों का काम क्या है कि इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ये जो धातु का प्लेट है उसको धनात्मक और ऋणात्मक विभव में परिवर्तित कर सकते हैं या उनके सापेक्ष रख सकते हैं। अब देखिए इसमें विभवांतर जो है वोल्टमीटर की सहायता से नापा जाता है और धारा की जो मात्रा है उसको माइक्रोमीटर की सहायता से नापा जाता है। और इसमें क्या करते हैं, एक कुंजी A लगा देते हैं और उच्च तनाव स्रोत क्या लगा देते हैं, बैटरी, है ना। तो ये जो है लेनार्ड के प्रयोग का जो है इंस्ट्रूमेंट्स है, इसमें जो है जितने भी चीजें लगी हुई हैं उसके बारे में मैंने अच्छे से बता दिया। एक क्वार्टज की नली है जिसमें एक विंडो लगा हुआ है जिसके अंदर जो है प्रकाश सुग्राही प्लेट सी और एनोड A लगा हुआ है जिनका कनेक्शन हम वोल्टमीटर और माइक्रोमीटर से कर दिए हैं, है ना। अब जो है विभव को परिवर्तित करने के लिए हम क्या लगा दिए हैं, दिक् परिवर्तक और विभव विभाजक RH लगा दिए हैं और जिनका कनेक्शन किससे कर दें, उच्च तनाव स्रोत बैटरी से। अब लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि जैसे ही हम इस विंडो के थ्रू क्या करते हैं, विकिरण इस प्रकाश सुग्राही प्लेट पर आपतित करते हैं तो इनमें से इलेक्ट्रॉनों का निकलना या उत्सर्जित होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। क्योंकि यदि अगर प्लेट एक धनात्मक विभव पर हो तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो है धनात्मक एनोड की ओर क्या होने लगते हैं, जाने लगते हैं, है ना।
जिसके कारण इस परिपथ में जो है विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है, जिसको हम किसके द्वारा माप सकते हैं, माइक्रोमीटर की सहायता से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। इस प्रायोगिक प्रदर्शन के कुछ विशेष प्रभाव या निष्कर्ष कह सकते हैं जिनको जो है लेनार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था। इसमें पहला जो इफेक्ट आता है आपतित विकिरण की तीव्रता का प्रभाव, है ना। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो विकिरण है प्लेट पर आपतित कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है उसको हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या होता है कि हम कैथोड सी को ऋणात्मक विभव पर और एनोड ए को धनात्मक विभव पर रख देते हैं, विभव विभाजक और दिक् परिवर्तक की सहायता से, है ना। ये ऋणात्मक विभव पर है और ये धनात्मक विभव पर। जैसे ही हम क्या करते हैं, प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित करते जाते हैं, मतलब जो विकिरण है आ रही है वो प्रकाश स्रोत की दूरी को हम क्या करते हैं, अलग अलग रखते जाते हैं। कभी ये क्या करते हैं, थोड़ा दूरी बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं, मतलब दूरी को परिवर्तित करते जाते हैं। प्रकाश की दूरी मतलब प्रकाश की तीव्रता में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो हम देखते हैं प्रकाश की तीव्रता में जैसे ही परिवर्तन होता है तो प्रकाश विद्युत धारा का जो मान है वो रैखिक रूप से क्या होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है ना। प्रकाश विद्युत धारा का मान किस प्रकार परिवर्तित होने लगता है, रैखिक रूप से, लीनियरली परिवर्तित होने लगता है ना। तो मतलब इससे क्या प्रूफ होता है कि यदि प्रकाश विकिरण जब क्या होता है धातु की प्लेट पर पड़ते जाता है तो उस कंडीशन में जितना मात्रा में यदि धातु की प्लेट पर विकिरण आपतित हो रहा है उतनी ही मात्रा में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश के इलेक्ट्रॉन की संख्या, उत्सर्जित होने वाले प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि हम प्रकाश विकिरण की तीव्रता बढ़ाते जाते हैं तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही मात्रा में क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये हो गया आपतित विकिरण की तीव्रता का प्रभाव। अब अगला जो प्रभाव है वो है विभव का प्रभाव। अब हम क्या करते हैं, C के सापेक्ष A को धनात्मक विभव पर रखते हैं, है ना। अब इस धनात्मक विभव का मान हम क्या करते जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। तो जैसे जैसे धनात्मक विभव का मान बढ़ाते जाएंगे इसकी जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने की क्षमता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आगे की ओर बढ़ती जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रकाश जो धारा है, विद्युत धारा, उसका मान भी क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। हम ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं प्रकाश विद्युत धारा और विभव के मध्य जो ग्राफ बना है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि विभव का मान बढ़ाते जाते हैं तो उस कंडीशन में धारा का वैल्यू जो है वो क्या होते जाता है, धारा का मान जो है बढ़ते जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि विभव का मान हम कितना भी बढ़ा लें परंतु धारा का मान जो है बढ़ना नहीं होता, आगे की ओर और नहीं बढ़ता। तो धारा के इस मान को जो है हम क्या कहते हैं, संतृप्त धारा के नाम से जानते हैं। मतलब एक उपयोग विभव का मान क्या करते जाए, अगर बढ़ाते जाए परंतु धारा का मान जहां पर परिवर्तित ना हो तो उस स्थिति में जो प्रकाश विद्युत धारा है उसको क्या कहा जाता है, संतृप्त धारा। अब क्या करते हैं हम जो है C को पॉजिटिव विभव, है ना, और A को नेगेटिव, मतलब C को धनात्मक विभव से जोड़ देते हैं विभव विभाजक की सहायता से और दिक् परिवर्तक की सहायता से, और A को ऋणात्मक विभव पर रख देते हैं। अब इस कंडीशन में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन इस C से निकलकर इधर जा रहे हैं वो अब इस ऋणात्मक विभव के कारण क्या होंगे, प्रतिकर्षित होने लगेंगे, है ना। प्रतिकर्षित होने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की जो इधर आने की क्षमता है या इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे उसकी संख्या में क्या होने लगेगी, कमी होने लगेगी। मतलब उस स्थिति में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होने लगता है, घटने लगता है। जैसे जैसे हम ऋणात्मक विभव को बढ़ाते जाते हैं उस स्थिति में क्या होते जाता है, प्रकाश विद्युत धारा का मान जो है क्या होने लगता है, घटने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब क्या होता है कि प्रकाश विद्युत धारा का मान जो है पूर्णतः शून्य हो जाता है ना। तो जब प्रकाश विद्युत धारा का जो है मान पूर्णतः शून्य हो जाता है, जिस विभव पर होता है उस विभव को हम कहते हैं निरोधी विभव या अंतक विभव, है ना। मतलब विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, निरोधी विभव के नाम से जानते हैं। ये हो गया विभव का प्रभाव। अब इसमें एक कंडीशन आ रहा है कि जब क्या होता है कि निरोधी विभव वाला जो कंडीशन है ना, उसको थोड़ा सा
सा मैं डील कर देना चाहता हूँ निरोधी विभव वाला, क्योंकि इस स्थिति में जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसको रोकने के लिए एनोड के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होना चाहिए, है ना। तो पहले कंडीशन में मान लीजिए m द्रव्यमान का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, v मैक्सिमम वेग से क्या होता है आगे की ओर उत्सर्जित होता है। यदि उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, है ना, अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम बराबर हो जाएगा 1/2 हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, ठीक। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि उतले इस इलेक्ट्रॉन का आवेश मान लीजिए E है। अब यदि इसका निरोधी विभव V0 है तो उसको रोकने के लिए, है ना, एनोड तक पहुंचने से रोकने के लिए आवश्यक ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा E इंटू V0। अब देखिए जब ये दोनों ऊर्जाएं आपस में बराबर होंगी तभी जो है प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा, घटने लगेगा। मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे तभी जो है इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंचेगा, है ना। अर्थात क्या होता है कि 1/2 ऑफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू E V0। अर्थात निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन का, है ना, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे किस पर डिपेंडेंट है, वोल्टेज पर डिपेंडेंट है ना। ठीक, तो ये हो गया विभव का प्रभाव। अब अंतिम जो प्रभाव आता है वो है आपतित विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक रंगीन कांच, इस खिड़की पे एक रंगीन कांच या फिर क्या रख देता हूँ, एक फिल्टर रख देता हूँ, जिससे हम अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश विकिरण जो है वो प्राप्त कर सके। अब अलग अलग आवृत्ति का विकिरण इस प्लेट पर आपतित करते जाते हैं। जैसे जैसे आवृत्ति परिवर्तित होती जाती है वैसे वैसे कुछ जो वैल्यूज है वो क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये विभव और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य में ग्राफ खींचा हूं। तीन अलग अलग आवृत्ति की विकिरण है। सबसे अधिक आवृत्ति का विकिरण ν3, फिर कम वाला ν2 और फिर ν1, है ना। ये तीन विकिरण है हमारे पास। अब इनको क्या करते हैं, अलग अलग वैल्यूज पर रख कर देखते हैं तो इस सभी के लिए जो है संतृप्त धारा का मान, है ना, संतृप्त धारा का मान क्या होता है, इक्वल प्राप्त होता है। परंतु तीनों आवृत्तियों के लिए निरोधी विभव का मान क्या होते जाता है, अलग अलग प्राप्त होता है ना। हम क्या करते हैं कि जब फर्स्ट कंडीशन जो अप्लाई किए थे, है ना, इसको नेगेटिव टर्मिनल पर रखते हैं, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखते हैं, तब के कंडीशन में जो है संतृप्त धारा का मान तीनों आवृत्तियों के लिए एक प्राप्त होता है। परंतु जैसे ही इसको चेंज करते हैं तो निरोधी विभव तीनों आवृत्तियों के लिए क्या होता है, अलग अलग प्राप्त होता है। जिस विकिरण की आवृत्ति सर्वाधिक होती है उसके निरोधी विभव का मान भी क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है ना। फिर उसके बाद उससे कम वाले आवृत्ति वाले विकिरण का, फिर उससे कम वाले आवृत्ति वाले विकिरण का जो है निरोधी विभव हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचते हैं, है ना, तो उससे हमको एक पॉइंट प्राप्त होता है ν0। मतलब अगर इसे नीचे की ओर और बढ़ाया जाए तो इससे ये प्रूफ होता है कि इससे कम आवृत्ति का यदि प्रकाश विकिरण इस प्लेट पर आपतित किया जाए तो उससे जो है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है ना। तो ये जो ν0 है, जिस न्यूनतम आवृत्ति का जो है हम जो है विकिरण आपतित करते हैं, तो वो जो आवृत्ति है विकिरण की आवृत्ति, उसको हम किस नाम से जानते हैं, देहली आवृत्ति, है ना। तो इस ν0 को हम किस नाम से जानते हैं, देहली आवृत्ति। वह न्यूनतम आवश्यक आवृत्ति जो विकिरण की होती है जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है या हो सकता है, उस आवृत्ति को हम किस नाम से जानते हैं, देहली आवृत्ति के नाम से जानते